हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल गणेश ट्यूटोरियल्स। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, जैसे ये मैंने कोई चार्ज ले लिया, कैसा भी चार्ज ले लो, पॉजिटिव या नेगेटिव, चलो पॉजिटिव अज्यूम करते हैं। हमने कोई भी एक चार्ज ले लिया, उस चार्ज के आसपास का स्पेस, उस चार्ज के आसपास का स्पेस कितना भी दूर तक हो सकता है, उस चार्ज के आसपास का स्पेस, यानी कि इस स्पेस में अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए, इस स्पेस में जैसे ही कोई दूसरा चार्ज एंटर होगा तो उस पर या तो अट्रैक्टिव फोर्स लग जाएगा या उस पर रिपल्सिव फोर्स लग जाएगा, या तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा या तो वो रिपेल हो जाएगा। यानी कि किसी चार्ज के आसपास का स्पेस, वहां अगर दूसरा चार्ज हो गया तो वो अट्रैक्ट या तो रिपेल हो जाएगा। तो इस स्पेस को क्या बोला जाता है? स्पेस को बोल दिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर कुछ फोर्स लग जाएगा। अच्छा, सेम यही चीज क्या होती है ग्रेविटेशनल फील्ड में भी। अब तुमने देखा होगा, जैसे अगर इसको मैं अर्थ मान लूं, ये अगर अर्थ है और ये अर्थ के आसपास का स्पेस है, अब अर्थ के बाहर क्या है? पत्थर, मीटियोर्स घूमते रहते हैं, इनको मीटियोर बोलते हैं, ठीक है। अर्थ के बाहर मीटियोर्स घूमते रहते हैं, यानी पत्थर घूमते रहते हैं। जैसे ही वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एंटर करते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स में कभी रिपल्सिव नहीं होता। तो जैसे ही वो पत्थर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर करते हैं तो उन पत्थरों पे क्या होता है? एक फोर्स लग जाता है अट्रैक्टिव, अर्थ उसको अपने पास अट्रैक्ट कर लेती है। क्यों? क्योंकि ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई भी चीज आएगी तो अर्थ उसे अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे अर्थ ने भी हमें अट्रैक्ट कर रखा है, जैसे अर्थ इस मार्कर को अट्रैक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। अर्थ हमेशा किसी भी चीज को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इस मीटियोर को वो अट्रैक्ट कर लेगा। तो सेम उसी तरीके से किसी चार्ज के आसपास का स्पेस, जहां पर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो उस पर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव कोई भी फोर्स लग सकता है, तो उस स्पेस को बोल दिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बाद क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। जैसे ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से किसी आर डिस्टेंस पर हमें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है पी पॉइंट पर, ठीक है। पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हमें अज्यूम करना पड़ता है कि यहां पर कोई टेस्ट चार्ज है। ये हमें सिर्फ अपने माइंड में अज्यूम करना पड़ता है, रियल में वहां पे कोई भी टेस्ट चार्ज नहीं रखना। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर कोई टेस्ट चार्ज रखा तो अब किसी भी पॉइंट पर अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करोगे तो वो इसकी वजह से नहीं आएगी, वो इन दोनों की वजह से आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग चार्जेस की एडअप हो जाती है। जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स अलग अलग चार्ज की वजह से किसी एक चार्ज पे ऐड होके आता है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स आता है, वैसे ही रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। तो ये जो चार्ज है वो इसको अट्रैक्ट या रिपेल कर देगा, इन दोनों के बीच में भी कुछ फोर्स लग जाएगा। तो इसीलिए हमें टेस्ट चार्ज सिर्फ अपने दिमाग में अज्यूम करना है, यहां पर रियल में कोई टेस्ट चार्ज नहीं रखा। हम सोच रहे हैं कि यहां पर अगर कोई टेस्ट चार्ज रखा होता तो उस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगता, इतना फोर्स लगता। देखो के कैपिटल क्यू है, के क्यू क्यू नॉट बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती? टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव लेना है। अब ये चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इसको रिपेल कर देगा, डायरेक्शन आर वेक्टर की तरफ हो जाएगी। अगर ये नेगेटिव है तो माइनस आर वेक्टर की तरफ हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो ये मैं खाली फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, फोर्स का मैग्नीट्यूड के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इस फोर्स को अगर टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो यहां लिख देता हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स को हमने टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये खाली मैग्नीट्यूड आया, यानी वैल्यू आई है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज पे फोर्स अगर इधर लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर हो जाएगी, टेस्ट चार्ज पे फोर्स अगर इधर लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज। और अगर कहीं पर पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, मान लो यहां पर पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज आ रहा है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज आ रहा है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस रीजन में पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो चाहे किसी भी वजह से हो, वो हमें नहीं जानना। इस रीजन में पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर ये चार्ज आ रहा है तो इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज एंटर करता है तो उस पर फोर्स लग जाता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फोर्स बी वेक्टर की फॉर्म में और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी वेक्टर की फॉर्म में ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर यहां से यूनिट देखो तो न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम हो जाएगी। अच्छा, लिख देता हूं SI यूनिट ऑफ E न्यूटन पर कूलम।
अब देखो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि अब ये चार्ज पे डिपेंड करता है कि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट लगेगा। अगर चार्ज पॉजिटिव है, इसको अगर मैंने +1 ले लिया, चार्ज अगर पॉजिटिव है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई सेम। अगर यहीं पे ये चार्ज नेगेटिव है यानी -1e, तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई अपोजिट। यानी पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अच्छा, इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन देख लो। जैसे मान लो ये मैंने 2 प्लेट्स ले ली, इस पे पॉजिटिव चार्ज है पूरा और इस पे पूरे पे नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहां पर अगर मैंने कोई टेस्ट चार्ज रखा Q0, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अपने से दूर रिपेल करेगा और ये नेगेटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को अपने पास अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। तो टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो इस तरीके से लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि यहां पर अगर मैंने किसी प्रोटॉन को ड्रॉप कर दिया, यानी प्रोटॉन पे ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट करना है हमें, ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे नहीं लेना है। प्रोटॉन का मास इतना कम हमें मानना है कि यहां पे उस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है। तो यहां पर अगर मैंने किसी प्रोटॉन को ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, ड्रॉप करने का मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी 0, यानी किसी प्रोटॉन को ड्रॉप कर दिया तो वो दूसरी प्लेट तक कितने टाइम पर पहुंचेगा। इनके बीच में डिस्टेंस ले लेते हैं d। हमने किसी प्रोटॉन को यहां पे ड्रॉप कर दिया तो वो दूसरी प्लेट पर कितने टाइम पर पहुंचेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, बस हमें ये देखना है कि फोर्स, प्रोटॉन पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है। प्रोटॉन पे नीचे फोर्स लग रहा है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये फोर्स को हम मास इनटू एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा QE/m। तो ये प्रोटॉन पे एक्सेलरेशन है, प्रोटॉन की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। टाइम निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है S = UT + ½ AT²। तो S कितना है? D। जो इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट है वो D है और इनिशियल वेलोसिटी 0 + ½ एक्सेलरेशन QE/m और T²। तो यहां से 2md/QE, ये T² हो गया, तो रूट में 2md/QE, ये टाइम आ गया। तो प्रोटॉन के यहां से यहां तक पहुंचने का हमने टाइम निकाल लिया, रूट में 2md/QE। इसमें एक ये क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिलता है कि मान लो यहां पर दोबारा वही मैंने 2 प्लेट्स ले लिए, ऊपर पॉजिटिव प्लेट ले लेते हैं, नीचे नेगेटिव प्लेट ले लेते हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड E दे रखी है और ये जो लेंथ है पूरी, ये लेंथ मान लो L दे रखी है यहां से यहां तक की। और इसमें कहा है कि यहां से अगर कोई प्रोटॉन, और इसमें कहा है कि यहां से अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर रहा है v की स्पीड से, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से v की स्पीड में मूव कर रहा है, तो मैं पहले एक डॉटेड लाइन से ये दिखा देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से शुरू है और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे खत्म है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से शुरू है और यहां पे खत्म है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा, जब तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है तब तक तो स्ट्रेट अपनी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किस डायरेक्शन में लगेगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो फोर्स लगेगा ऊपर। तो ये इस तरीके से मूव करता हुआ, और जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर निकलेगा, बाहर तो फोर्स फिर दोबारा खत्म, बाहर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रही होगी उसी टेंजेंट पे वो सीधा निकल जाएगा, क्योंकि जैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकल रहा है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो उस टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में सीधा निकल जाएगा। तो हमें बताना क्या है? हमें बताना है एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि ये कितना डेविएट हुआ, ये एंगल हमें यहाँ पे बताना है। इस क्वेश्चन में हमें एंगल ऑफ डेविएशन बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर हमें इस मोशन को 2 डायरेक्शन में ब्रेक करना पड़ेगा, एक x डायरेक्शन और एक y डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और x डायरेक्शन में तो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो x डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है? 0 है। तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। x डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना है? l है। तो सिंपल फॉर्मूला लगेगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है इसकी v और v इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस l। तो यहां से टाइम आ जाएगा l/v। तो हमने x डायरेक्शन में यहां से लेके यहां तक जाने का इसका जो टाइम है वो हमने निकाल लिया l/v। अब लेंगे हम y डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन में देखो क्या क्या हो रहा है। y डायरेक्शन पे इस पे कुछ फोर्स लग रहा है, यानी फोर्स कितना? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिख दिया, तो एक्सेलरेशन आ गया QE/m।
अब एक्स डायरेक्शन में इसकी फाइनल वेलोसिटी सेम रहेगी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन अगर जीरो होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी v है, तो फाइनल वेलोसिटी भी एक्स डायरेक्शन में v है। यानी कि यहां पर इसके पास एक इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है v, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो हमें अभी कैलकुलेट करनी है। मैं इसको अलग दिखा देता हूं। यहां पर इसकी वेलोसिटी v है और ये वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू u प्लस at। y डायरेक्शन में इनिशियल कोई वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि पहले वो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, तो खाली x डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो ले ली। y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है qe by m, तो एक्सेलरेशन qe by m ले लिया। y डायरेक्शन में टाइम कितना है? टाइम यहां से लेके यहां तक का जो x में टाइम है वही y का टाइम है, दोनों टाइम सेम ही है, तो l by v लेंगे, टाइम l by v। तो यहां से हमें y डायरेक्शन की वेलोसिटी पता चल रही है qe l by mv। अब जो नेट वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? नेट वेलोसिटी होती है v x i कैप प्लस v y j कैप, यानी x डायरेक्शन की वेलोसिटी प्लस y डायरेक्शन की वेलोसिटी। x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? v ही है, और y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? q e l by m v। ये y डायरेक्शन की वेलोसिटी हो गई। अब अगर हमसे एंगल पूछा है tan थीटा, तो tan थीटा हम कैसे बता सकते हैं? ये y वाली वेलोसिटी y x वाली वेलोसिटी, यानी tan थीटा हो जाएगा y वाली वेलोसिटी है q e l by m v अपॉन x वाली वेलोसिटी है v, तो जगह q e l by m v स्क्वायर इक्वल्स टू tan थीटा। थीटा हो जाएगा tan इनवर्स q e l by m v स्क्वायर। तो इसके बाद हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से समझने में हेल्प करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से समझने में हेल्प करती है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव में जाके एंड हो जाती है। तो यहां पर हमने बना रखा है पॉजिटिव से नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। तो इसका मतलब यहां से हमें यह भी पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। क्लोज लूप का मतलब क्या है? क्लोज लूप का मतलब है कि पॉजिटिव से स्टार्ट होके पॉजिटिव पे ही एंड हो जाए। तो ये ऐसा कभी भी नहीं करते कि पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ और पॉजिटिव पे ही एंड हो जाए। ये पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव पे जाके एंड हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर, जैसे मान लो मैंने यहां पर कोई ए पॉइंट ले लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, यहां पर मैंने इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ करी, तो ये जो टेंजेंट है वो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। अब यहां अगर मैंने बी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो यहां पर जो टेंजेंट आ रही है वो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी है कि किसी भी कंडक्टर के सरफेस की ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी कंडक्टर के सरफेस की हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो अगर कोई फ्लैट सरफेस है, जैसे कि ये मैंने एक फ्लैट सरफेस बनाया, तो फ्लैट सरफेस का तो एक ही परपेंडिकुलर होता है, वो हमें पता है। लेकिन कर्व सरफेस के अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग परपेंडिकुलर नजर आते हैं, क्योंकि हर पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हर पॉइंट का परपेंडिकुलर अलग होगा। तो कर्व सरफेस के अलग अलग पॉइंट का परपेंडिकुलर अलग है, और फ्लैट सरफेस का, पूरे फ्लैट सरफेस का एक ही परपेंडिकुलर होता है। कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर क्यों होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये भी समझ लो। कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर इसलिए होती है कि मान लो यहां पर मैंने कोई कंडक्टर लिया और यहां पर कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ना बना के किसी और एंगल पे बना दी मैंने। अगर मैंने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बना दी, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इधर ई कॉस थीटा और इधर ई साइन थीटा। तो एंगल के साथ वाला कॉस होता है, दूसरा वाला साइन होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो गए। अब ये जो ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है वो यहाँ के चार्जेस को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्जेस पर फोर्स लगता है। तो ये ई कॉस थीटा यहाँ के चार्जेस को डिस्प्लेस कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ के चार्जेस जैसे ही मूव करना शुरू करेंगे, तो चार्ज के मूव करने से क्या होता है? करंट बन जाता है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ करंट बन जाएगा। लेकिन हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी नॉर्मल कंडीशन जो भी होती है, नॉर्मल कंडीशन पे किसी भी कंडक्टर पे कोई भी करंट नहीं होता है। जैसे हमारे घरों में अगर मेटल का कोई भी बर्तन है तो हम उसको छूते हैं तो हमें करंट नहीं लगता है, क्योंकि वो नॉर्मल कंडीशन है। उस बर्तन को अगर हमने स्विच वगैरह कहीं से कनेक्ट किया तब हमें करंट लगेगा। तो नॉर्मल कंडीशन पे घर में कोई भी कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं उस पर कोई करंट नहीं लगता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। इंटरसेक्ट नेवर,
अगली प्रॉपर्टी है इंटरसेक्ट नेवर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती है, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट होगी तो एक पॉइंट पर दो टेंजेंट बन जाएगी। दो टेंजेंट बनने का मतलब एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन हो सकती है। फिफ्थ प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करता है रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी कि अगर मैंने इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी, मान लो इस तरीके से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी, तो यहां पर 3 पॉइंट लिए, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी। तो हमें ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सबसे ज्यादा क्लोज नजर आ रही है, तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बी पॉइंट पर, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगी वो सी पॉइंट पर होगी। सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो आपस में डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना क्लोज होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी।